नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्य शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी पिछले मंगलवार को मैंने वसीयत पर विल पर एक वीडियो बनाया था और उसी दिन मैंने आपसे ये वादा किया था कि आज शनिवार को जो वसीयत है, विल है, उनमें जो संदेहास्पद परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का निर्माण कैसे होता है और उन परिस्थितियां जब वैसी उत्पन्न हो जाती हैं तो माननीय उच्च न्यायालय या इस देश के समस्त उच्च न्यायालय जो भिन्न भिन्न न्याय दृष्टांत उस संदर्भ में किन परिस्थितियों में कौन सा न्याय दृष्टांत दिया है, आदेश दिया है, जिसको एक नज़ीर के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे हम लोग अपने अपने केसों में उसको प्रस्तुत करते हैं और जो लोअर जुडिशरी है उसको एक आधार मानकर, एक नज़ीर मानकर हमें न्याय निर्णय देते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उन समस्त रूलिंग्स पर, साइटेशंस पर और न्याय दृष्टांतों पर जिनमें जो संदेहास्पद परिस्थितियों के संदर्भ में विभिन्न उच्चतम न्यायालयों ने क्या क्या निर्णय दिए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि किसी वसीयत के प्रमाणीकरण के संदर्भ में उत्तराधिकार अधिनियम जो होता है दोस्तों की धारा 59 और 63 और एविडेंस एक्ट की धारा 67 और 68 के अनुसार किसी भी वसीयत को प्रमाणित किया जाना आवश्यक होता है। ये दोनों ही अधिनियमों में एक वसीयत को प्रमाणित करने की विधि बताई गई है, परंतु उन प्रकरणों में जहां वसीयत का निष्पादन संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ हो, जहां डाउट ही डाउट हो, सस्पेंस ही सस्पेंस हो कि वसीयत जो है संदेहों से घिरा हुआ है, उससे बाहर नहीं है, तो वसीयत को प्रमाणित करने वालों की सभी धर्मत शंकाओं को इतना हटाना होता है कि न्यायिक अंतःकरण संतुष्ट हो सके। जितनी भी संदेहजनक परिस्थितियां हैं उस वसीयत में, उसको जो है बिल्कुल ही दूर करना होगा, आपको उसको क्लियर करना होगा ताकि जो है आपका वसीयत प्रमाणित हो सके। तो संदिग्ध की परिभाषा जो है इतना लंबा है कि उसको एक लाइन में अपन बता नहीं सकते हैं। तो ये जो मामला है कि प्रमाणीकरण उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 और 63 और एविडेंस एक्ट की धारा 67 और 68 इसके तहत प्रमाणित करना पड़ता है। ये मामला है सीताराम दुबे वर्सेस मानक लाल। ये आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट टुडे में। ये 2013 वॉल्यूम 4 पेज नंबर 48 उच्च न्यायालय जबलपुर का ये निर्णय है दोस्तों। और इसके अलावा जो है दोस्तों, वसीयत सबूती प्रमाणीकरण की विस्तृत रीति, ये जो है छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट 2007 की वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 389 इसमें उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। इसमें समस्त रीतियों को माननीय उच्च न्यायालय ने वर्णित किया है, प्रतिपादित किया है। क्योंकि ये बहुत लंबा है, इसको पढ़ेंगे तो वीडियो का समय बहुत ही लंबा हो जाएगा। वैसे भी मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो भी न्याय दृष्टांत, जो भी रूलिंग्स, जो भी साइटेशंस मैं आज आपको बता रहा हूँ बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसे आप नोट भी कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, सब्सक्राइब करना कहना भूल गया था, तो वो जरूर कर लें। तो आगे हम बढ़ते हैं कि अनुप्रमाणक साक्षी, जैसे कि पिछले वीडियो में अटेस्टिंग विटनेस के बारे में बताया था, दस्तावेज के निष्पादन की अंतर वस्तु और प्रक्रिया तथा बातें नहीं जानता। तो जो अनुप्रमाणक साक्षी है, जिसे कि सशरीर उस वसीयत के निर्माण के समय वहां खड़ा रहना चाहिए और वो ही इस बात को नहीं जानता कि उस वसीयत की अंतर वस्तु क्या है और उसको बनाते वक्त किन प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। इसका मतलब संदेह उत्पन्न हो जाता है, वो वसीयत सस्पिशियस हो जाता है कि उससे या तो बाद में हस्ताक्षर कराया गया है या पहले वसीयतकर्ता ने हस्ताक्षर कर दिया और जो अनुप्रमाणक साक्षी है उससे बाद में घर में जाकर के हस्ताक्षर कराया गया। तो ये सब परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण जो अनुप्रमाणिक साक्षी होता है, जब कोर्ट में उसे खड़ा किया जाता है तो वहां पर वो उसकी अंतर वस्तु और विषय वस्तु को और उसमें अपनाई गई समस्त प्रक्रियाओं को
नहीं बता पाता है। तो ये न्याय दृष्टांत आपको मिलेगा दोस्तों भानु कुंवर वर्सेस दशरथ एवं अन्य। ये जो है CJRJ 2012 वॉल्यूम 1 पेज नंबर 25 में मिलेगा। ये वसीयत शंकास्पद। अपंजीकृत वसीयत में 90 वर्ष की बुढ़िया को पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया नहीं लिखा था। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक 90 वर्ष की बुढ़िया है, वो वसीयत का निर्माण करती है और उस वसीयत में ये बात नहीं लिखी है। आप बोलेंगे तो आवश्यक नहीं था इसलिए नहीं लिखा। वो बात उसमें लिखना पड़ेगा कि इस वसीयत को लिखने के बाद उस बुढ़िया को हमने पढ़ करके या लेखक ने पढ़ करके उसको सुनाया। और बुढ़िया जो थी बोलने और हस्ताक्षर करने में भी असमर्थ थी। अब देखिए, शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ थी। तो ऐसा जो वसीयत होगा वो विश्वसनीय नहीं माना गया। ये रूलिंग आपको मिल जाएगा 2013 CJRJ पेज नंबर 18, सुभाष कुमार तिवारी वर्सेस शोकालाल। तो आप ये नोट करते चलें। अच्छा, अब देखिए, बहुत सारी वसीयतें जैसे हम लिख देते हैं तो उसमें जो हमारी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का विवरण हम सही नहीं देते हैं। यदि प्रॉपर्टी में हमारी भूमि है, जमीन है, तो जमीनों का सर्वेक्षण संख्यांक और कितना एरिया है, रकबा है, वो देना बहुत जरूरी है। कोई शेयर है, कोई सोना है, कोई जेवर है और कोई बॉन्ड है या कोई अन्य प्रकार का व्यवसाय से रिलेटेड कोई संपत्ति है, तो उन सब चीजों को बिल्कुल, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, स्पष्टतः सूचीबद्ध करके आपको देना होगा कि किस संपत्ति को आप किसको दे रहे हैं। तो इस संदर्भ में रजिस्ट्रीकृत बिल जो है रजिस्ट्रीकृत नहीं, सर्वेक्षण संख्यांक उल्लिखित नहीं, निष्पादक गण निरक्षर, जो वसीयत कर रहा था वो निरक्षर था, पढ़ा लिखा नहीं था, 25 वर्ष तक प्रकट नहीं किया गया, उसकी मृत्यु के बाद 25 वर्षों तक उसको प्रकट नहीं किया गया, नामांतरण की कार्यवाही नहीं की गई, ठीक ही स्वीकार नहीं किया गया। तो ये जो है उस वसीयत को नहीं माना गया। ये जो न्याय दृष्टांत है दोस्तों, ये लीलाबाई वर्सेस सरजूबाई, मध्य प्रदेश वीकली नोट्स 2009 वॉल्यूम 2 पेज नंबर 47, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश। ये आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों, वसीयत में वैसे जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारी चीजें हैं जो हर पॉइंट पर आपको न्याय दृष्टांत और रूलिंग्स मिल जाएगा। तो इसी संदर्भ में जो एविडेंस एक्ट है 1872 धारा 68, विल के आधार पर स्थावर संपत्तियों के स्वामित्व का दावा वादी ने अपने पिता द्वारा निष्पादित पूर्व के बिल सिद्ध कर दिया। विल रजिस्ट्रीकृत यह प्रेम और अनुराग से प्रेरित नैसर्गिक वसीयत थी। प्रतिवादी गण जो थे उनके द्वारा पश्चातवर्ती विल प्रकट की गई, बाद में लिखी हुई वसीयत प्रकट की गई, और जो पश्चातवर्ती विल थी उसमें पहली विल के निष्पादन का उल्लेख नहीं था। तो जैसा कि देखो दोस्तों, ये बात फिर से आ गई। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप एक बिल नहीं, 2 बिल नहीं, 10 बिल कर सकते हैं, लेकिन आपको पिछले जो वसीयतें हैं उनको निरस्त करते चलना पड़ेगा। आपको नए वसीयत में लिखना पड़ेगा कि इस दिनांक को मैंने ए नाम के व्यक्ति, बी नाम के व्यक्ति को ये वसीयत इस संपत्ति का किया था और इन कारणों से अब मैं उस वसीयत को निरस्त कर रहा हूं। तो इस रूलिंग में यही बात लिखी गई है दोस्तों कि पुत्र ने पहले वसीयत जो कि रजिस्टर्ड थी उसको प्रस्तुत की थी और प्रतिवादी गण बाद में जो वसीयत की गई थी उसको प्रस्तुत किया गया था। लेकिन बाद वाले वसीयत को इसलिए सिर्फ नहीं माना गया कि बाद वाले वसीयत में यह बात नहीं लिखी हुई थी कि पहले की गई वसीयत को उन्होंने निरस्त कर दिया। तो ये जो है दोस्तों, ये भी एमपी वीकली नोट्स है, ये 2018 का वॉल्यूम 1
पेज नंबर 103। ये 18 मतलब बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है, तो 4 साल ही पुराना है। तो ये जो है पार्टी इसमें थे निर्मला एंड अनदर वर्सेज आर शर्मिला, निर्मला एंड अदर्स वर्सेज आर शर्मिला 2018 वॉल्यूम 1 एमपी वीकली नोट्स पेज नंबर 103। ये नोट कर लें दोस्तों। अब दूसरा जो है प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वसीयत का लेखक विल पर हस्ताक्षर को अनुप्रमाणक साक्षियों के हस्ताक्षरों के बराबर नहीं माना जा सकता। ये बात मैंने वीडियो में बताई थी। अभी एक न्याय दृष्टांत और मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ दूसरी बात कही हुई है, ये 2014 का रूलिंग है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट टुडे का, जिसमें ये कहते हैं कि लेखक द्वारा विल पर हस्ताक्षरों को अनुप्रमाणक साक्षियों के हस्ताक्षर के बराबर नहीं माना जा सकता। अनुप्रमाणक साक्षियों के हस्ताक्षर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए होते हैं। लेखक के रूप में विल पर अपने हस्ताक्षर जोड़ता है, वह विल का साक्षी नहीं होता है, बल्कि विल का मात्र लेखक होता है। अतः निचले दोनों अदालतों ने यह ठीक ही धारित किया था कि विल साबित नहीं हुई थी। ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। तो नीचे जो है क्लास 1 और जिला न्यायालय में ये इन दोनों को इस बात के लिए ठीक ही खारिज किया गया था कि लेखक अनुप्रमाणक साक्षी नहीं होता है। तो ये जो है AIR 1969 और AC1 141, AIR 2001, AC 2802 अनुसरित 2014 वॉल्यूम 4 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पेज नंबर 73। ये नूर बख्श खान अपिलांट है और विरोधी हैं इसमें सलीम खान। तो ये नया दृष्टांत भी आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो रूलिंग अभी मैंने बताया कि लेखक जो है अनुप्रमाणक साक्षी नहीं होता है, अभी एक नया दृष्टांत मैं आपको ऐसा बताने वाला हूं जिसमें मात्र लेखक का गवाही नहीं कराया गया, इसलिए उसका वसीयत खारिज करा दिया गया। वो नया दृष्टांत इसके बाद मैं बताऊंगा। तो वो बात ठीक है कि लेखक अनुप्रमाणक साक्षी नहीं होता है, लेकिन उसकी गवाही आवश्यक होती है, उसके हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। उसका वैल्यू अटेस्टिंग विटनेस के बराबर नहीं होता है, वो अलग बात है। और वो अनुप्रमाणक साक्षी भी जो है सक्सेशन एक्ट और एविडेंस एक्ट के हिसाब से नहीं माना जाता है, लेकिन उसका हस्ताक्षर होना चाहिए और उसकी भी गवाही कराई जानी चाहिए। वो एक सपोर्टिंग विटनेस माना जाता है। जब वसीयत आपकी संदेहास्पद परिस्थितियों से घिरी हुई हो, तब ये समस्त साक्षी मिल करके संयुक्त रूप से आपके विल को प्रमाणित करते हैं और ये प्रमाण भार रहता है। तो दोस्तों, साक्ष्य अधिनियम 1872 का धारा 68 वसीयत के प्रमाण के संबंध में वसीयत की रजिस्ट्री नहीं करना वसीयत अविश्वास करने के लिए कोई आधार नहीं है। मतलब इसका यह है कि आपका वसीयत यदि रजिस्टर्ड नहीं है, नोटराइज्ड है, सादे कागज पर लिखी है, लेकिन 2 अनुप्रमाणक साक्षियों से प्रमाणित आप कर देते हैं, तो उस वसीयत पर मात्र इसलिए अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है। वसीयत के साक्षीगण वसीयत की भाषा, विषय वस्तु और वर्णन को जानते हों, इसलिए यह तथ्य कि वसीयत उर्दू में थी, जो तत्समय राज्य की भाषा थी, वसीयत को अविश्वास करने के लिए कोई आधार नहीं है। यह बात कि वसीयत के लेखक का परीक्षण नहीं किया गया, यह कि वसीयत को अविश्वास करने के लिए कोई आधार नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि वसीयत के अनुप्रमाणक साक्षी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, तो वसीयत को मान लिया गया। तो ये दोस्तों कुछ न्याय दृष्टांत थे। ये साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 तथा 68 और धारा 71 ये सामर्थ्यकारी है। जब निष्पादन इंकार किया जाता है अथवा निष्पादन साक्षियों को स्मरण नहीं होता, तब इसका आश्रय लिया जा सकता है।
अनुप्रमाणक साक्षी ने बिल पर अपने हस्ताक्षर होना साबित किया। धारा 71 लागू दोस्तों नहीं होगी। माफ कीजिएगा, थोड़ा गले में परेशानी है। ये मामला जो है दौरा स्वामी राजू शिवराज वर्सेस पाटिल, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है दोस्तों। और ये नया निर्णय आपको मध्य प्रदेश वीकली नोट 2003 वॉल्यूम 1 पेज नंबर 130 में मिल जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए किसी केस में वसीयत की मूल प्रति गुम हो जाती है, तो उसके संदर्भ में यह नया निर्णय दिया है जब प्रतिवादी के द्वारा इस आशय का साक्ष्य दी गई हो कि मूल वसीयत खो गई है और इसलिए प्रमाणित प्रतिलिपि सर्टिफाइड कॉपी प्रस्तुत की गई है, तो ऐसी स्थिति में द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत करने का समुचित आधार माना गया। इसमें जो है नीचे लिखे न्याय दृष्टांत पर निर्भरता व्यक्त की गई है, जो कि अहिर राम बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 1979 वॉल्यूम 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 500। तो वो जो न्याय दृष्टांत मैंने आपसे अभी जिसका जिक्र किया था कि वसीयत का लेखक अपरिचित था, माने उसका एग्जामिन नहीं हो पाया था, उसके बारे में ये लेटेस्ट रूलिंग है दोस्तों, 2021 का है। इसमें जो है कोर्ट ने ये निर्धारित किया कि कथित वसीयत को मृतक की मृत्यु के 1 सप्ताह पूर्व निष्पादित करना बताया गया। पहला संदेह डाउट तो यही हो गया कि मृत्यु के 1 सप्ताह पूर्व ही जो है इसको निष्पादन करना बताया है, और इस वसीयत के लेखक का परीक्षण होना नहीं पाया गया। तो एक नहीं कई इसमें संदेहास्पद परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति तो यह है कि वसीयत लिखने के 1 सप्ताह बाद ही वो मर गया और इसके लेखक का भी परीक्षण नहीं पाया गया। वसीयत को विधि मान्य नहीं माना गया, ये रूलिंग है दोस्तों। ये भी आपके बहुत काम आ सकता है अगर कोई आपका मामला चल रहा है या कहीं किसी को आपको सलाह देनी हो या जानकारी देनी हो। तो ये जो है दोस्तों आपको मिल जाएगा। वी प्रभाकारा बनाम बसवराज के मृतक द्वारा वारिसान 2021 वॉल्यूम 12 स्केल 43 2021 वॉल्यूम 4 RCR सिविल 534 AIR 2021 सुप्रीम कोर्ट 4830 2022 वॉल्यूम 1 और सुप्रीम कोर्ट केसेस 2022 1 ALT 2021 4 सिविल CC 640 सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद एक और रूलिंग है, वसीयत निष्पादन की दिनांक से 15 दिवस के भीतर वसीयतकर्ता की मृत्यु, तब क्या होगा? वसीयत की विधि मान्यता पर विचार किया जाना था। वसीयतकर्ता की मृत्यु वसीयत निष्पादन की दिनांक से 15 दिवस के भीतर हो गई थी। अच्छा, ये मृत्यु पर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पिछली वीडियो पर एक हमारे मित्र हैं कमेंट्स पर बार बार ये पूछ रहे थे कि कोई साइटेशन बताइए, कोई साइटेशन बताइए। तो ये साइटेशन आपको काम आएगी दोस्त। वसीयत की विधि मान्यता पर विचार किया जाना था। वसीयतकर्ता की मृत्यु वसीयत निष्पादन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर हो गई थी। इस आधार पर वसीयतकर्ता के सोचने की क्षमता पर संदेह होना माना गया। स्वस्थ चित्त मस्तिष्क में होना बहुत आवश्यक है, जैसा कि मैंने बताया था। तो ये 8 दिन, 15 दिन, 1 सप्ताह, 3 रूलिंग तो इसी पर आ गया कि 8 दिन, 15 दिन, 1 सप्ताह के बाद जो है मर गया हो। तो ये धारणा की जाएगी, इसके ऊपर उपधारणा की जाएगी कि वो व्यक्ति स्वस्थ चित्त मस्तिष्क में नहीं था और सोचने समझने के उसकी क्षमता पर संदेह माना गया एवं वसीयतकर्ता की शारीरिक व मानसिक दशा पर संदेह होना माना गया। वसीयत को संदेहास्पद माना गया। निम्न न्याय दृष्टांत पर निर्भरता व्यक्त की गई। तो ये दोस्तों मूर्ति बनाम C सरदम्बल सिविल अपील क्रमांक 4217/2010 निर्णय दिनांक 10/12/2021 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। श्रीमती सोनिया बाई बनाम दशरथ साहू
2022 वॉल्यूम 2 छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट में भी ये मिल जाएगा पेज नंबर 488 पर। तो वसीयत प्रमाणित करने का तरीका, वसीयत प्रमाणित करने के तरीके के बारे में दोस्तों अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि लगभग ये वीडियो भी 20 मिनट का हो गया है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते चलें तो ये समझिए कि पूरा दिन गुजर जाएगा और न्याय दृष्टांतों को और रूलिंगों को बताने का क्रम समाप्त नहीं होगा। तो जब भी आपको किसी चीज विषय पर, किसी पॉइंट पर यदि आपको वसीयत से संबंधित कोई न्याय दृष्टांत की आवश्यकता हो तो आप निसंकोच कमेंट्स में आप मांग सकते हैं। मुझे थोड़ा समय लगेगा, ढूंढूंगा और आपकी मदद मैं कर दूंगा। ये मदद निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आप कभी भी मांग सकते हैं। कई लोग अनर्गल और बेकार की बातें भी कमेंट्स में लिखते हैं और जो वीडियो से रिलेटेड नहीं होती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो का उद्देश्य जो है आपका मदद करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए इस पर कोई ऐसी भाषा या कोई ऐसे विषय पर बात नहीं करनी चाहिए हमको भी और आप सम्मानित दर्शकों को भी जो हमारे इस वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं। तो ये वीडियो और आज की ये प्रस्तुति और न्याय दृष्टांत आपको कैसे लगे, इस पर अगर अच्छे लगे हों तो जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। शेष जैसी आप लोगों की इच्छा होगी, मांग होगी, अगर इसकी प्रक्रिया पर आगे चर्चा करना हो तो आज का जो वीडियो का टाइटल होगा ये वसीयत का पार्ट 2 होगा और इसे आप एक सीरीज के रूप में देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे तो इस पर हम और भी कई वीडियो बना सकते हैं जो पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 के रूप में हम ला सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल होगा वसीयत पार्ट 2। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।